नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से टू द पॉइंट विद आनंद वर्धन हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होता है वैसे, उस पर आप लोगों का स्वागत है। बीच में आनंद जी चले गए थे यूएस, वो करीब 1 महीना रह के आए हैं, तो बीच में हम लोगों का कार्यक्रम नहीं हो पाया क्योंकि वो वहाँ पे बहुत उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा है। उस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आनंद, मैं आज शुरू करता हूँ फिर से हमारे जो मोदी जी के ग्रेट फ्रेंड हैं, उनके बारे में। ये अभी परसों ट्रम्प एपेक की सीईओ समिट थी साउथ कोरिया में, वहां पर ये बात कर रहे थे और उन्होंने, जैसा कि हमेशा वो बोलते हैं कि उन्होंने 8 महीने में 8 लड़ाइयों खत्म की हैं और खासकर उन्होंने इस अपने भाषण में मोदी जी के बारे में फिर से एक टिप्पणी की है। ये इस बार थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये जो टिप्पणी है जो इन्होंने दी है। वैसे ये यूट्यूब पर अवेलेबल है इनका भाषण, वहां आप सुन सकते हैं। मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपको दिखा रहा हूँ। ट्रंप ने अपने इस भाषण में कहा है कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है। इसी तरह प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक महान व्यक्ति हैं और वहां पर एक फील्ड मार्शल हैं। आप जानते हैं कि उनके पास एक फील्ड मार्शल क्यों है? वो एक महान योद्धा हैं और एक महान व्यक्ति भी हैं, इसलिए मैं उन सभी को जानता हूं और मैं ये भी पढ़ रहा हूं कि 7 विमान अचानक गिराए गए। ये एक बड़ी बात है, ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और वे वास्तव में इस पर काम कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और कहा कि हम व्यापार समझौता नहीं कर सकते। क्या बताऊँ, प्रधानमंत्री मोदी दिखने में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे के जैसे आपके पिता होते हैं। वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा क्या ये वही आदमी है जिसे मैं जानता हूँ। तो ये इन्होंने फिर से ये बात कही है और इस बार ट्रम्प का कुछ ऐसी आदत है कि ये मोदी की तारीफ भी करते हैं और ट्रोल भी करते हैं। तो ये कब ये सिलसिला खत्म होगा, क्योंकि मोदी जी तो चुप हैं, वो तो ट्रम्प का सामना भी नहीं करना चाह रहे। पिछले 2 मौकों में वो उनके सामने भी नहीं गए। आनंद। दो चीजें हैं, इंटरप्रिटेशन दो तरह से है। अगर मैं आपकी तारीफ करूं और झूठी तारीफ करने लगूं तो वो भी एक तरह से ट्रोलिंग ही होती है, क्योंकि अगर मेरे मन में सही में आपके प्रति सम्मान है और आपके प्रति वो है, तो जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं ट्रम्प के, वो चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे ख्याल में बहुत सम्मानजनक नहीं है। अ, अब वो उनके कारण वो हैं, हर हर एक का अपना अपना है। मुझे अभी भी लगता है कि जो फिलहाल के लिए है और जिसको ट्रम्प ने फिर से कल बोला है, वो वही है कि जो जो किन कारणों से मुझे नहीं मालूम, ट्रम्प ये प्रूव करना चाहते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी उसको रुकवाने में उन्हीं का अहम रोल था, जिसको समहाउ भारत एक्नॉलेज नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये टैक्टफुल हो सकते थे, भारत इसको ऐसा एक रास्ता ले सकता था कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लेकिन भारत ने वो नहीं किया। और भारत में क्या हो गया कि मोदी जी के बहुत से कदम अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। लेकिन आपने जो बात अभी ट्रम्प का कही है, ट्रम्प का ये एशिया का इम्पोर्टेंट अहम दौरा है। ट्रम्प एशिया के 5 दिन की यात्रा पे हैं। मलेशिया आए, मलेशिया में एक लंबी बातचीत हुई, सारे आसियान के देशों के लोगों से मिले। जापान गए, जापान में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, नई प्रधानमंत्री आई हैं। साउथ कोरिया आए, साउथ कोरिया में मीटिंग की। चीन के शी जिनपिंग वहां जाके उनसे मिल रहे हैं, दोनों की एक वार्ता हो रही है। और कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस समय अमेरिका चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाहता है। और उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है, जो सबको पता तो है, कि चीन ने आंख में आंख डाल के, जिसको कहते हैं, अमेरिका से बात की। और देखिए, ये चाहे अब इस समय कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ की वजह से अमेरिका जो है वो उसको घुटने पे आना पड़ रहा है और चीन से बात,
जो जो समझाया जा रहा है वो ये है कि दुनिया के 90% रेयर अर्थ का जो भंडार है वो चीन के पास है, और अमेरिका उसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और चीन के सामने आके उससे बातचीत करने की पेशकश कर रहा है। मेरा कहना है केवल रेयर अर्थ की बात नहीं है। दुनिया का कोई भी देश आज आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। बात सिर्फ ये होती है कि आप अपने अपनी बातों को कितने ठीक से उसके सामने रखें। हम समहाउ जो भी हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही खराब हो रही है। आसियान में मोदी जी का नहीं जाना, और ये अब सब जग जाहिर हो गया है कि मोदी जी ट्रंप के सामने सामना तक नहीं कर सकते। ये कौन सी स्थिति है? ये कैसे हो सकता है? एक देश, भाई वो क्या आप रिपब्लिकन पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या आपको जिताने में उनका हाथ है? मैं कह रहा हूं कि उनके पास कुछ आपके दस्तावेज भी हैं तो हैं, भाई ठीक है, आपके पास कोई भी दस्तावेज हो उनको कहने दीजिए। आपने कहीं, आप ये जो एक एक इस तरह का एटीट्यूड कर रहे हैं, उससे मोदी जी से ज्यादा भारत की स्थिति खराब हो रही है। इस समय आसियान जो कि एक समय जिसमें भारत का एक इम्पोर्टेंट रोल था एशिया के देशों का, उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं उसमें एक इम्पोर्टेंट उनके डिसीजन मेकिंग में अहम रोल होता था। करीब करीब हमने उसको, जिसको कहते हैं ना, गिफ्ट रैप करके ट्रे में सजा के चीन को दे दिया है। आसियान को पूरी तरह से आज चीन ड्राइव कर रहा है, चाहे उनका बैंकिंग सेक्टर हो चाहे कुछ हो, वो चीन अब ड्राइव कर रहा है। अब वो चीन के का ही एक एक्सटेंशन टाइप हो गया है। भारत कहाँ है? भारत ना क्वाड में कुछ कर पा रहा है, ना ब्रिक्स में कुछ कर पा रहा है, ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ताली बजाने का काम कर रहा है। इधर उधर करके से कोई चीजें हल नहीं हो रही हैं। अमेरिका के साथ हमारे बहुत सी चीजें पेंडिंग हैं और उसको बिना बात किए नहीं खत्म हो सकता है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर मोदी जी ईमानदारी के साथ अमेरिका के साथ फिर वार्ता करें तो हो सकता है। अच्छा, मोदी जी की दिक्कत क्या है ना, वो हर चीज को वोट 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 से जोड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अपने ट्रोल को, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप भक्तों को। देश की बात करिए, अमेरिका से बात करिए, जो भी अच्छा बुरा इस देश के लिए एक निर्णय लीजिए, क्योंकि इस तरह से ये चीजें नहीं चल सकती। और जो जो एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है, अनिश्चय की स्थिति है देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर से, सब जगह त्राही त्राही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए एक मुश्किल पीरियड हो रहा है। इन सब चीज़ों को आज मोदी जी को ट्रंप से बातचीत करके एड्रेस करना ही चाहिए, जल्दी से जल्दी। अजय। आनंद, एक आपसे टिप्पणी मैं और चाहूंगा, जो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है भारत के लिए। एक तरफ यूएस खुले तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। अब चीन के साथ भी वो दोबारा से अपने रिश्ते सुधारने लगे हैं, वो ट्रेड सेटलमेंट भी हो जाएगा। और भारत इधर, हम जो रशिया से तेल खरीदते थे उस पर वो प्रतिबंध लगाना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि हमने वहां से तेल खरीदना भी कम कर दिया है। तो इंडिया चारों तरफ से घिरता जा रहा है। तो इस बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि हमें मोदी जी एज अ कंट्री किस तरफ लेके जा रहे हैं। आनंद। नहीं, देखिए, तेल वाली बात तो मैंने शायद आपसे नहीं हुई है। तेल वाली बात को मैं अमेरिका में था और हम लोगों से कुछ रिपब्लिकन्स आके मिले थे। अ, उन्होंने बहुत साफ गोई से अपनी बातें कही थी, और एक चीज ये लगा कि वो रिपब्लिकन उसी तरह से थे जैसे यहाँ के भक्त हैं। वो ट्रंप को ये मानते हैं कि ट्रंप से अच्छा कुछ हो नहीं सकता था, और अमेरिका जो इस समय जो भी अमेरिका में हो रहा है उसमें बहुत कुछ ट्रंप की वजह से है। और ये भी कन्विंस्ड हैं कि जब ट्रंप अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे तो एक नए चमकते बहुत शक्तिशाली अमेरिका को वो पीछे छोड़ के जाएंगे। इस तरह से वो कन्विंस्ड हैं। लेकिन एक फर्क जो वहां पे है, जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे जो भक्त हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे बात करते हैं, बिना सिर पैर की बातें। वहां के जो भक्त हैं वो सॉलिड फैक्ट्स के साथ, जैसे ऐसा लगता है कि उनको ट्रेन किया गया है, वो ट्रेनिंग के साथ बात करते हैं। उसमें उनका जब जो बात आप कह रहे हैं, ये बात हम लोगों ने भी उठाई। हम लोग कहा भाई देखिए, मैंने मैंने उनसे कहा कि आप जो ट्रेड की बात करते हैं बिल्कुल दुरुस्त है। आप कहते हैं कि ये किसी भी कंट्री का जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट में हो वो निर्णय लेना चाहिए, टैरिफ भी उसी हिसाब से लगने चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा, पहली चीज मैंने ये कही कि भाई आप ये जो पूरी दुनिया में
आप भारत के ऊपर ही पेनाल्टी लगाए, आप बाकी देशों के ऊपर आपने टैरिफ लगाया है, 50% लगाया, 100% लगाया, जो भी लगाया, लेकिन भारत में आपने कहा है कि नहीं 50% पेनाल्टी है, और पेनाल्टी टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया है। और यही काम अगर चीन कर रहा है तो आप उसके ऊपर पेनाल्टी नहीं टैरिफ लगा रहे हैं, आप यूरोप पे भी टैरिफ लगा रहे हैं। उसका जो उन्होंने जवाब दिया वो इंटरेस्टिंग है। उनका कहना ये था, एक चीज समझिए, वो ये कह रहे थे कि चाइना इंपोर्ट कर रहा है, यूरोप इंपोर्ट कर रहा है, आप भी इंपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप गैस इंपोर्ट कर रहा है, चाइना इंपोर्ट करके अपने लोगों को सस्ते में तेल दे रहा है, यूरोप गैस इंपोर्ट करके अपने लोगों को सस्ते में गैस दे रहा है। इंडिया जो है वो इंपोर्ट सस्ते में कर रहा है, उसी को एक्सपोर्ट कर दे रहा है, और ये उसका मुनाफा खा रहा है, और मुनाफा देश नहीं खा रहा है, मुनाफे का एक 50% हिस्सा एक उनके चहेते उद्योगपति को खिलाया जा रहा है। तो कह रहे हैं ये तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई देश प्रेम में ये काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगा रहे हैं। अगर आप अपने लोगों को सस्ता तेल दे रहे हो तो तब बिल्कुल नहीं लगाते। चीन के ऊपर हमने नहीं लगाई, यूरोप में हमने नहीं लगाई, लेकिन आपके ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप सस्ता तेल खरीद करके बजाय अपने लोगों को, अपनी आम जनता को सस्ता तेल देने की जगह आप एक उद्योगपति का पॉकेट भर रहे हैं, इसलिए हमने पेनाल्टी लगाई। उनका ये आर्गुमेंट था, और इस आर्गुमेंट में आप इसको हवा में नहीं उड़ा सकते, इट हैज सम लॉजिक ऑल्सो। अजय। करेक्ट। आनंद, अब आते हैं जो मेन जो टॉपिक है आज का, जो बिहार के बारे में सब लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं बिहार को, और मैंने आपके कार्यक्रम भी मैं रोज देख रहा हूँ, आप भी बिहार के ऊपर बोल रहे हैं। तो इसमें काफी कुछ हो चुका है, मैं पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो कल बात हुई है कि अमित शाह जी जो पहले बोलते थे कि हम मुख्यमंत्री चुनेंगे, चुनाव के बाद हमारे जो विधायक हैं वो चुनेंगे, तो इन्होंने एक यू टर्न मार दिया है कल। उन्होंने कहा है नो पीएम सीएम वैकेंसी फॉर सोनिया गांधी, लालू प्रसाद सन्स, अमित शाह एंडोर्सेस नीतीश कुमार। तो ये एक यू टर्न टाइप का है अमित शाह का, कि ये जो है मान गए हैं कि नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, और पहले ये कुछ और बोलते थे। तो यहाँ पे बिहार का एक स्थिति का ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके बारे में, और क्या अब एनडीए बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जो ये सब दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अब घबराए हुए हैं। आनंद जी जी, मैं पहले उस पे जो अमित शाह का स्टेटमेंट है कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद के बच्चे नहीं बन सकते, वो एक्चुअली थोड़ा खिसियाए हुए हैं। उनको कन्हैया कुमार लगातार जय शाह के पप्पा, जय शाह के पप्पा, वो उनको अमित शाह बोलता है नहीं, वो जय शाह के पप्पा बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो लगता था है। तो जय शाह के पप्पा जो हैं, वो इसलिए जय शाह के पप्पा, जय शाह के पप्पा इतना हो रहा है कि वो उसकी खींच कहीं निकालते हैं। अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग टू से कि सोनिया गांधी के और लालू प्रसाद यादव के बच्चे। खैर, ये दो चीजें हुई हैं। पहला, ये रिएक्शन में करना पड़ा है क्योंकि महागठबंधन का पहले बढ़त थी, और फिर महागठबंधन का जब सीट बंटवारा हो रहा था तो उस समय हमने भी उस पर क्रिटिसाइज किया था, ठीक से नहीं हुआ था, उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस का दोष ज्यादा था, ऐसा हम लोगों को लगा था, बीइंग द सीनियर मोस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया गठबंधन, नॉट इन बिहार बट ओवरऑल। जिम्मेदारी हम लोगों ने कांग्रेस के डाली थी, लेकिन फिर से चीजें चेंज हुई, और एक बड़ा काम ये हुआ कि कांग्रेस, अरे इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की तरफ से स्पेसिफिकली तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर चेहरा दिखा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर चेहरा दिखा दिया गया, और फिर एक तेजस्वी प्रण करके उनका मैनिफेस्टो दिया गया। इसके सामने क्या हो रहा था, अमित शाह ये लगातार लगे हुए थे कि वो कह नहीं रहे थे, लेकिन जो उनका मामला था कि नीतीश कुमार को अब चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, और तभी वो कहते थे कि वो जो विधायक दल होगा वही तय करेगा, विधायक दल तय करेगा। तो अमित शाह साहब से कोई पूछे कि एक जो राज्य होते हैं वहां विधायक दल होता है, केंद्र में संसदीय दल होता है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक कर ली है क्या अमित शाह साहब? मेरी नॉलेज में तो आज तक नहीं हुई है, 1 साल हो गया है, बीजेपी के संसदीय दल का नेता आज तक चुना नहीं गया है। एनडीए के संसदीय दल का चुना गया है, बीजेपी के संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या हुई, ये केवल
तेजस्वी और महागठबंधन का प्रेशर नहीं था, ये प्रेशर नीतीश के यहां से भी था। नीतीश कुमार ये बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि उनका चेहरा बोला जाए, उनका नाम बोला जाए। जब नहीं कर रहे थे तो नीतीश कुमार छठ वाले दिन चिराग पासवान के घर बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के उससे मिलने गए, मिले और मिल के उन्होंने चिराग पासवान से ये बयान दिलवाया कि अगर हम लोग जीतेंगे तो हमारे जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनने का समर्थन करेंगे। तो अब अमित शाह एक तरफ से घिर रहे थे, अमित शाह के ऊपर यह भी प्रेशर था कि वो इसको करें। दूसरा, ये जब आया है तो उसका एक कारण और है। कल जो जो कल अगर आप ध्यान से सुनिए तो राहुल गांधी का जो भाषण है उस पे एक हमला और राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी एक तो बेलौस होके बोले हैं, जो हमारे मोदी जी एक समय इंडिया गठबंधन से मुजरा करवा रहे थे, तो अब राहुल गांधी उनसे नाच करवा रहे हैं। ये मोदी जी ही तो शुरू किए थे ना। अच्छा, मुजरा और नाच के बीच में, मुजरा जो होता है वो कमर्शियल होता है, नाच जो होता है इट इज मोर ऑफ आर्टिस्ट्री। नाचो। तो उस हिसाब से, भाषा के हिसाब से बेहतर भाषा इनकी रही है। आप तो मुजरा करवा रहे थे, तो उसका भी जवाब मिला है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जवाब है वो, अगर आपको वो अब तेजस्वी और राहुल दोनों लोगों ने एक हमला बोला है कि ये जो नीतीश कुमार है ये मुख्यमंत्री नहीं है, रिमोट किसी और के पास है, और वो रिमोट केंद्र में बीजेपी के हाथ में। तो वो बार बार इस बात को कहने में सफल हो रहे हैं कि ये सारी ताकत रखा हुआ है बीजेपी अपने हाथ में, नीतीश केवल एक मुखौटा है। दिक्कत क्या हो रही कि अगर ये वाली मैसेज एक बार नीचे चली गई तो आज नीतीश कुमार को क्यों साथ रखा है एनडीए अपना, इतने डेस्परेशन में क्यों साथ आया है नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को, इन सबको इसलिए रखा है कि बीजेपी को बैकवर्ड और दलित वोट चाहिए। वो वोट उसके पास नहीं है। ये अभी मैं ये भी बता दूं कि जो इस समय जो सीटें 101 सीट पे बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसमें से 50 सीट पे अपर कास्ट है। 50 सीट्स ऑफ बीजेपी इज अपर कास्ट, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ, बनिया। बैकवर्ड उनके पास सिर्फ 50% में, 90% लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 50% में है, 10% का 50% में। उनके लिए जरूरी है कि बैकवर्ड उनसे ना भागे। अब अगर ये बात नीचे तक चली जाती है कि नीतीश कुमार केवल मुखौटा है, तो डर ये है कि बैकवर्ड वोट भाग जाएगा एनडीए के पास, और उसको अरेस्ट करने के लिए ये इस समय जरूरी था अमित शाह के लिए कि वो कहें कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर फेस है, नहीं तो बैकवर्ड वोट बिल्कुल ठीक से एनडीए से पलायन करके महागठबंधन में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अजय जी, आनंद, लास्ट में बात थोड़ी आप से चाहूंगा करें प्रशांत किशोर की। वो अपने को शायद अब किंग मेकर के रूप में देखने लगे हैं, और जो प्रेडिक्शन भी है कि उनको 20 से 30 सीट्स आ जाएंगी, तो वो बहुत क्रूशल होंगी। तो आप उनके बारे में आपका क्या विचार है, उनकी पार्टी के बारे में, आनंद? नहीं, देखिए, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पीके जब शुरू किए थे तो सबको ये लग रहा था कि पीके बीजेपी की बी पार्टी की तरह से है। इसमें भी काफी कयास, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से वो अपना वक्तव्य देते थे, जिस तरह से उनको 2024 में फिर लाया गया था और वो बीजेपी के सपोर्ट में बता रहे थे 400 पार और जिस तरह की, तो ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा इस समय ये क्लियर है कि शायद बीजेपी ने प्रमोट उनको किया होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीके ने अपनी एक कंस्टिट्यूंसी बना ली है, पीके वही रुके रहे हैं। अब वो पीके की जो कंस्टिट्यूंसी है, और इसीलिए बीजेपी को भी ये बुरा लग रहा है, पीके की जो कंस्टिट्यूंसी है वो अपर कास्ट अर्बन वोट है उनके पास। आप अगर देखिए तो उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये जो 20 सीटों की बात हो रही है कि 20 से 30 सीट या 25 सीट जो भी पीके के आएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि जो 20 से 25 सीट आएंगी ये अधिकांश रूप से ये बीजेपी की ही सीट को काटेंगे। वो इधर की सीट में इतनी सेंध नहीं लगाएंगे, इसीलिए परेशानी है। और उनको ये स्ट्रेटेजिकली ठीक लगता है
पीके के हिसाब से, कि अगर पीके इस वोट को कहीं ना कहीं से एड्रेस कर ले जाते हैं, तो अब जैसा आपने कहा किंग मेकर की भूमिका तब होगी जब वो हंग असेंबली हो। लेकिन अगर 20 सीटें बीजेपी की कम हो जा मतलब एनडीए की कम हो जाती हैं, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि फिर महागठबंधन के लिए केक वॉक हो जाएगा, क्योंकि वो 20 सीटें अगर पीके जीत रहे हैं तो कम से कम 20 सीटों पे एनडीए को हराने का काम भी कर रहे हैं। तो जी। वो एक एक अनइवन वो हो जाएगा। एक एक पक्ष ये भी कह रहा है कि उससे महागठबंधन के लिए चीजें आसान हो जा रही हैं। जब शुरुआत हुई थी तो ये था कि नहीं नहीं वो बीजेपी के लिए आसान होगा, लेकिन शायद एंड रिजल्ट में वो महागठबंधन को इसका फायदा हो रहा है। अजय जी। जी आनंद, आज हम यहीं खत्म करते हैं आज का कार्यक्रम। समय देने के लिए धन्यवाद। और अब हम थैंक यू। शायद रेगुलरली फिर से करेंगे, हर हफ्ते मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल, मिलता ऑफ रहूंगा। कोर्स, थैंक यू वेरी ऑफ मच। कोर्स। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।